नमस्कार। विज्ञान की बात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज पृथ्वी भवन स्थित अपने स्टूडियो में हम पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। कुछ अबूझ पहेलियों को जानने का प्रयास करेंगे, जैसे ये धरती कांपती क्यों है, यानी भूकंप के पीछे का विज्ञान क्या है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं का अगर पूर्वानुमान हम कर पाते हैं तो भूकंप का पूर्वानुमान करना हमारे लिए कठिन क्यों है। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप के विनाश से बचाने का समाधान विज्ञान के पास क्या है। और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, जियोफिजिसिस्ट हैं, सिज्मोलॉजिस्ट हैं और नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर मिश्रा, विज्ञान की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपके आरंभिक दिनों के बारे में जानना चाहेंगे। कुछ ऐसी बात जो आपके बाल मन पर प्रभाव कर गई हो, अंकित हो, या कुछ ऐसी घटनाएं जो आप अभी याद करना चाहेंगे, आज तक की इस मुकाम पर पहुंचने तक की आपकी संघर्ष यात्रा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत कठिन प्रश्न है आपका। मेरा जो है लालन पालन एक बिहार के भोजपुर जिला में जी एक संयुक्त परिवार में हुआ है और बहुत ही अनुशासित परिवार जिसको बोलते हैं। बचपन में हमारे पिताजी 4 भाई सब एक साथ ही रहते हैं, हम लोग अभी भी एक साथ ही हैं। तो मैं परिवार का एक ही संतान था बहुत दिनों तक जी। तो मैं थोड़ा चंचल तो था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट जो है अनुशासन था हमारे पर। तो मुझे बचपन से पिताजी शिक्षक रहे, फिर प्रोफेसर बने, तो पढ़ाई का एक माहौल रहा। तो ये मुझे बहुत ही याद है कि पढ़ने की लालसा जो है बचपन में परिवार से मिला। और मेरा जो है बाल्यकाल मिश्रित रहा है, कौतूहलपूर्ण भी रहा है, कुछ दुखद भी रही है, संघर्षमय रहा है। जी। जब मैंने पूरी पढ़ाई बिहार के गांव के स्कूल से किया 10th तक, और मेरे पिताजी बाहर बंगाल में प्रोफेसर थे, तो मेरा घर का गार्जियन जो है मेरे चाचा जी थे, वो भी स्नातक थे। मेरे परिवार में सब लोग स्नातक थे जी। तो उनका काफ़ी ये था कि मैं पढ़ाई ठीक से करूं। तो मैं जब 10th क्लास का जब पहुंचा, उसी समय मेरा उम्र करीब 14 वर्ष होगा। तो मेरी माता जी का देहांत हुआ और वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक सदमा भी था। तो पढ़ने का काफ़ी ये था, पढ़ते पढ़ते मैंने 10th क्लास बिहार बोर्ड से पास किया। करने के बाद मैं एडमिशन के लिए अपने आरा जैन कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया। उसमें उन दिनों काफ़ी 1980 की घटनाएं बता रहा हूँ, 81 की, काफ़ी बाढ़ आया करती थी उस समय। तो स्कूल में तो कॉलेज में जो एडमिशन के लिए लिस्ट निकल गया और मुझे पता नहीं लगा। तो मैं जब गया तो बोला कि आपका तो डेट एक्सपायर हो गया, आपका एडमिशन नहीं होगा यहाँ। वो तब तक 2-3 लिस्ट निकल चुके थे। तो मुझे लगा क्या करें। और पिताजी जो है बंगाल में प्रोफेसर थे, तो लेन नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ बंगाली और इंग्लिश था, तो हो सकता था माध्यम जो है काफ़ी ये रहेगा। तो मैंने उनको कहा कि आप चलिए, मैं रात दिन पढ़ के मैं बंगाली भी सीखूंगा, मैं इंग्लिश में तो पढ़ाई हूँ, इंग्लिश भी जो होगा तो करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि बिहार में हिंदी मीडियम से हमने पढ़ाई की थी। तो पिताजी को लगा कि जब लड़का कह रहा है, चाचा जी लोगों ने कहा कि आप ले जाइए। और पिताजी हमारे अकेले रहते थे, वो एक साधु संत की तरह पूरी ज़िंदगी बिताए। और माताजी का देहांत हो चुका था 1980 में। तो हम 81 में करीब 25 अगस्त 1981 में मैंने अपना दाखिला लिया बंगाल के TDB कॉलेज में, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैंने पिताजी के साथ रहना शुरू किया, एक शिक्षक के साथ। पढ़ाई लिखाई का काफ़ी जो है अनुशासन था। 12th क्लास पास किया मैं। तो आप जानते हैं कि 12th जब साइंस से करने के बाद हर बच्चों के मन में इंजीनियरिंग करना, मेडिकल करना, लेकिन मेरे मन में एक आपको बताना मैं भूल गया, मैं जब 10th पास किया तो मुझे पायलट बनने की बहुत लालसा थी। सर, जैसे अभी तक जो आपसे बात हुई है मेरी, उसमें 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट लगी मुझे। एक तो कि आपके घर में वैसे ही पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा शुरू से, आरंभिक दिनों से ही। दूसरी बात आपने कही कि संयुक्त परिवार का जो आपको सहयोग मिला, उसकी बात आपने कही। मैं जानना चाहूँगा कि वैज्ञानिक, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं देश के, वैज्ञानिक बनने का
कब आपके मन में ख्याल आया और दिलचस्पी कैसे पैदा हुई विज्ञान से? जब मैं एक बार गांव में ही था तो एक बार साइकिल रखा था आंगन में, तो अचानक झटका आया। तो लोगों ने कहा कि भूकंप है, भूकंप है। तो ये क्या होता है, हम तो कुछ पता नहीं था। मेरी दादी जी ने कहा कि भगवान विष्णु जो है नाग के सैया पर सोए हैं, करवट बदले होंगे इसलिए हुआ होगा। तो मेरा कौतूहल काफ़ी रहा। तो जब मैंने फिजिक्स पढ़ने लगे तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को रॉक मैकेनिक्स के बारे में सब पढ़ने लगे, तो रॉक टूटता है, इस तरह का ही हुआ। फिर स्कूल ऑफ माइंड्स में जब आए तो काफ़ी मेरी रुचि बढ़ गई कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फलित भूभौतिकी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, जो कि अर्थ के अंदर हम जा सकते हैं, जान सकते हैं। जियोलॉजिस्ट तो केवल ऊपर के जानते हैं। तो हमारे शिक्षकों ने इसको काफ़ी जो है प्रोत्साहित किया और मेरे सब्जेक्ट में लगन लगा। और एक कोइंसिडेंस है, कब मैं वैज्ञानिक के तरफ चला गया और स्कूल ऑफ माइंड्स में आने के बाद मेरा काफ़ी ये श्रेय है। और उसके बाद मैंने कंपटीशन करके कोल इंडिया में गया। कोल इंडिया में वैज्ञानिक पद्धति से मैंने मिनरल एक्सप्लोरेशन, कोल माइंस में क्यों डिजास्टर हो रहे हैं, यहाँ के कैसे यहाँ, उसमें काम किया मैंने करीब 2 बरस 3 बरस तक। और मोनबुसु फेलोशिप लेके मैं जापान में गया। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट लिखा था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो वो बोले कि इस प्रोजेक्ट में जापान में नहीं है, आप पैसिव सोर्स से काम करिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। डॉक्टर मिश्रा, लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि भूकंप के पीछे का विज्ञान क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विज्ञान की बात कार्यक्रम में। आज विज्ञान की बात में हमारे मेहमान हैं सीनियर साइंटिस्ट, जियोफिजिसिस्ट और सिज्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ओपी मिश्रा। सर, आप चर्चा कर रहे थे अपने करियर के बारे में। कोई ऐसी घटना आपको याद हो, चूँकि आपने कहा कि पायलट आप बनना चाहते थे लेकिन आप साइंटिस्ट बन गए, कोई ऐसी घटना जो आपको अभी भी उसे याद करना चाहेंगे? जब अंडमान निकोबार का जो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक हुआ था, सुमात्रा अंडमान निकोबार 2004 के 26 दिसंबर को, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुझे बोला वहाँ जाके काम करने का। तो हमें काफ़ी तरुदत थी वहाँ, हर चीज़ जो है रिहेबिलिटेशन और ये सब रेस्क्यू में चल रहा था। हम वैज्ञानिक थे, ज़्यादा लोग ये नहीं कर रहा था। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि नहीं, ये साइंटिस्ट आए हैं, इनको जो है व्यवस्था की जाए जाने के लिए। तो हमें एयरफोर्स के जो है प्लेन को दिया गया और एयरफोर्स के साथ हमारी जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे और हमारे 3 साइंटिस्ट थे, हम गए वहाँ पर। तो मैं देखा पायलट का जो डिसिप्लिन और देख के तो मैं बहुत भाव विह्वल हुआ एक तरह से कि मैं आज यही बनना चाहता था और आज इनके इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं कब ये प्लेन जाए कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लगाऊँ। मैंने इनका कितना इंपॉर्टेंस है। तो जब कार्निक में जो एयरफोर्स बेस पर जब सामान लेके उतरे पोर्ट ब्लेयर से हमारा कैंप था, तो मैं उतरते हुए जब ये हुआ तो हमें बाहर आने के पहले पायलट ने काफ़ी अभिवादन किए बड़े गर्मजोशी से कि सर, यू आर द एसेट फॉर अस, सो प्लीज़ डू ऑल द जॉब एंड वी आर हियर फॉर यू। तो मैंने उनको बोला, एक करके सम सहगल थे, मैंने बोला कि मिस्टर सहगल, I wanted to become like you, but unfortunately I did not become, but I am really salute you। तो बोला कि सर, if you could have become a pilot, you have to salute many people like you, but now I am saluting you. So what God given you today, it is the great thing. So I remember the words of my Guruji, and when I was very fed up, when I did not got the chance in NDA, he told that something better is waiting for you, and I believe really God used to give everybody, सब कुछ अच्छा देते हैं, उनको विश्वास करके काम बिल्कुल सही सर कहा सर आपने। सर, भूकंप के विज्ञान के बारे में जानना चाहूँगा। आखिर ये धरती कांपती क्यों है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पृथ्वी जो है हम उनको माता कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो संरचना है, पृथ्वी का जो एनाटॉमी है,
वो मनुष्य के एनाटॉमी से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे हमारे शरीर के सबसे ऊपरी परत को हम त्वचा कहते हैं जी। पृथ्वी के भी ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के मिडिल वाला परत को हम मेंटल बोलते हैं। मनुष्य के दूसरी जो लेयर होती है वो फ्लेश होता है, मांस होता है जी। और पृथ्वी की जो तीसरी परत, जो अंतिम परत होती है वो कोर कहलाता है। और हमारी जो निचली परत होती है वो हाड़ होता है, जो बोन कहते हैं। तो एनाटॉमी पृथ्वी माता जी का और हमारे ह्यूमन का बिल्कुल समान है। क्या बात। पृथ्वी जिस तरह से हमारे में ब्लड है, हम मोबाइल हैं, हम एजाइल हैं, हम इलेक्ट्रिक शॉक फील कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील कर सकते हैं, उसी तरह से हमारी पृथ्वी माता बिकॉज ऑफ द मेंटल, जो भीतर में जो बोला कि जिस तरह से मेंटल है, जो विस्कस है, ऑलरेडी डायनेमो के तरह उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल है अर्थ, मैग्नेटिक है अर्थ चल रहा है, डायनेमिज्म है। सो 9 प्लैनेट में ब्यूटीफुली प्लैनेट एक ही अर्थ है जहाँ पर लाइफ है। बिकॉज ऑफ अर्थ जो है एवरी से एलाइव है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग माता के रूप में देखते हैं, जो हमारी जिंदगी देती है। जिस तरह से हम एलाइव हैं, पृथ्वी भी एलाइव है। अब मैं एक आपको इस तरह से बताऊं कि मनुष्य का जिस तरह से हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है, हम अर्थ को भी पृथ्वी का हृदयघात ही बोलते हैं। कितना इसका खूबसूरत मतलब एनालॉजी आपने दिया। अर्थक्वेक इज नथिंग बट इट इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। लेकिन ये हार्ट अटैक मनुष्य के शरीर में डॉक्टर जो है आज बता देता है कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एबनॉर्मली हाई है, तो आप कोलैप्स करने वाले हैं, आपको हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि वो जानता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर कब हार्ट अटैक होगा, ये डायग्नोस्टिक जो प्रॉपर्टी है, जो सिस्टोलिक प्रेशर हुआ, डिस्टोलिक प्रेशर, ऐसा कुछ अभी तक हम बता नहीं पाए। कब होगा उसकी बात करेंगे, क्यों होगा ये तो बता सकते हैं। क्यों होगा ये जो है फिजिक्स कहता है। आप नॉर्मल फिजिक्स हुक्स लॉ जानते हैं कि किसी भी, जैसे आप मनुष्य के ही बारे में बोलते हैं कि कोई आदमी हाइपर टेंशन वाले हैं तो घर वाले मना करते हैं ज़्यादा टेंशन मत दो, इनको हाइपर टेंशन है। उसी तरह से पृथ्वी में भी हाइपर टेंशन होता है। पृथ्वी की अपनी संरचना के चलते, अपनी गतिमान होने के चलते, अपनी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के चलते, और पृथ्वी के जो 3 लेयर बताए, इसमें बहुत से लेयर हैं, सब लेयर हैं, सब लेयर हैं। पृथ्वी कंपोज्ड ऑफ सो मेनी स्ट्राटास, और उसके एक स्ट्राटा का फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है। एक स्ट्राटा में भी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है। जैसे एक संयुक्त परिवार है, एक आदमी का बिहेवियर अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, लेकिन परिवार का एक मालिक है, परिवार का एक ही नाम है कि ये परिवार है। उसी तरह से पृथ्वी के एक स्ट्राटा एक परिवार के बराबर है, और उस परिवार में बहुत से एलिमेंट्स है जिसके बिहेवियर अलग अलग है। और कौन बिहेवियर से अर्थ में स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहा है, और जब उस रॉक के स्ट्रेस का शेयरिंग स्ट्रेंथ, जो रॉक की सहन शक्ति होती है, वो सहन शक्ति को यदि स्ट्रेस एक्यूमुलेशन एक्सीड कर जाएगा तब वो रॉक टूट जाएगा। और वो रॉक जब टूटता है तो रॉक में डिस्प्लेसमेंट होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी आती है, वही हम अर्थक्वेक कहते हैं उसी को। इसमें भी सर कुछ खास जगहों पर ही अर्थक्वेक आता है। इसका पीछे क्या विज्ञान है? इसका भी एनालॉजी यही है कि जिस तरह से हर मनुष्य, हम 10 आदमी हैं, जिस आदमी का हार्ट में प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक होने के लिए। उसी तरह से पृथ्वी के जो पूरी ग्लोब में कुछ जगह ऐसे हैं जिसमें कि 2 प्लेट की कोलिजन हो रही है, एक प्लेट नीचे जा रहा है, दूसरा प्लेट ऊपर आ रहा है, कहीं पर प्लेट की घर्षण हो रही है कोलिजनल, और इसके चलते जो है जो एनर्जी जनरेट कर रही है, प्लेट पूरा अनस्टेबल है। इसके चलते जो है स्ट्रेस जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, स्ट्रेस होने के बाद रिलीज होता है, वो भी कहीं एक्यूमुलेट करता है, क्योंकि एनर्जी इमोर्टल है, एनर्जी इज नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। तो एक जगह होता है, दूसरी जगह होता है। तो ये भूकंप की प्रक्रियाएं हैं, अर्थ की प्रक्रिया होने से इसको आप रोक नहीं सकते। इसको मापने का जो तरीका है वो क्या है? जैसे रिक्टर स्केल हम सुनते आए हैं, सिस्मोग्राफ सुनते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, इस सब के बारे में? या देखिए, मैं बताता हूं कि इंस्ट्रूमेंट मापने वाला में इंस्ट्रूमेंट जो है सेस्मोग्राफ होता है। उस सेस्मोग्राफ में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डिटेक्टर कि अर्थक्वेक होने जो हिला तो डिटेक्ट किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया इलेक्ट्रिक पल्स में, उसका रिकॉर्ड हो गया। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यहाँ पुट करता है और डॉक्टर ऐसे ऐसे आपका करता है, इसी तरह से विगिल आता है। तो सेस्मोग्राफ एक टाइप ऑफ द पुलिसमैन है, उसको हम रखते हैं, और अर्थक्वेक मेरे लिए कल्प्रिट है, एंटी सोशल एलिमेंट है। तो वो जो है सेस्मोग्राफ जितना हम डेंस करके रखते हैं कि अर्थक्वेक थोड़ा भी सुगबुगाहट हो जो हम नहीं फील करते, लेकिन पृथ्वी के अंदर में होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करके वो रिकॉर्ड कर देता है। अब जितना ही सूक्ष्म होगा वो माइक्रो लेवल का होगा, कुछ नहीं होता रहता है, आप देखे होंगे। और उससे सच बड़ा होना तो फील भी करेंगे, रिकॉर्डिंग भी होगा। तो सेस्मोग्राफ जो होता है वो एक सेस्मोग्राम उसका रिकॉर्डिंग है जी। तो सेस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ द जियोफोन, जो डिटेक्टर है उसमें जो डिटेक्ट करता है, जियोफोन
फोन तो आप जानते हैं जी जी। तो अर्थ के वो जो सिग्नल लेता है और उसको डिटेक्ट करके वो ट्रांसमिट कर देता है एक्वायरर को, वो जो है प्लॉट कर देता है सेस्मोग्राम में। तो सेस्मोग्राम इज द रिकॉर्ड ऑफ द अर्थक्वेक, सेस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट। इस बारे में सर और भी चर्चा करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं का हम पूर्वानुमान कर लेते हैं, तो फिर भूकंप का पूर्वानुमान क्यों नहीं कर सकते। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भूकंप से संबंधित और भी तमाम तरह की जिज्ञासाओं को हम शांत करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विज्ञान की बात कार्यक्रम में। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, जो कि अपने देश के प्रतिष्ठित सिज्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप चर्चा कर रहे थे रिक्टर स्केल और सिज्मोग्राफ के बीच में क्या अंतर है, वो तो हमारे दर्शकों को बताएं। साथ साथ मेरे मन में एक सवाल और आ रहा था, जब भी कोई भूकंप की घटना होती है, जैसे 2 दिन पहले भी एक भूकंप दिल्ली एनसीआर के आसपास कहा गया, जिसका केंद्र बताया गया कि झज्जर में है, तो ये केंद्र क्या होता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सेस्मोग्राम जो रिकॉर्ड ऑफ द सेस्मोग्राफ है, तो जब सेस्मोग्राम जितना क्लियर होगा, सेस्मोग्राफ से जो रिकॉर्ड इतने अच्छे होंगे, तो उसका रिक्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इंपेरिकल इक्वेशन जनरेट किया कि इसे करने से हम मैग्नीट्यूड को उसको एस्टिमेट करते हैं। ईपी सेंट्रल डिस्टेंस जो आपको बता रहे हैं कि आज जहां पर मेरा इंस्ट्रूमेंट है और जहां पर अर्थक्वेक हुआ, वो दोनों के डिस्टेंस को ईपी सेंट्रल डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा। सो उसी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस को वो मैप करके देखते हैं कि किस स्केल पर ये पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड जो अभी तक जो है, टोटल मैग्नीट्यूड कितना ये पर आएगा, तो अभी तक आप रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल पर जो अब बदल गया, सेस्मिक मोमेंट मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि सेचुरेट हो जाता है मैग्नीट्यूड 6.5 के बाद रिक्टर मैग्नीट्यूड सेचुरेट होता है। तीव्रता इतनी मापी गई। हाँ, वो तीव्रता तो इंटेंसिटी है, उसको बोलना चाहिए व्यापकता, मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए। ये मीडिया में हमेशा गलत होता है। तीव्रता इंटेंसिटी हो जाती है, जो कि बहरी करता रहता है, लेकिन व्यापकता जो है मैग्नीट्यूड है। इसलिए मैग्नीट्यूड, रिक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड देता है, रिक्टर तीव्रता नहीं देता। तो इसका है कि जहां पर अर्थक्वेक हो रहा है उसका केंद्र है, माने वहां सोर्स है, माने वहीं से अर्थक्वेक जो है नीचे में, उस पृथ्वी के नीचे में वहीं पर हुआ है। अच्छा। तो केंद्र कहने का मतलब सोर्स ऑफ द अर्थक्वेक, सोर्स जहां से एनर्जी जनरेट, जहां पर रॉक टूटा और एनर्जी रिलीज किया। सो दैट वाज द रप्चर इनिशिएशन, जहां से रॉक टूटने की जो नीचे का जो पोर्शन है वो वहीं पर है, स्थित है वहीं पर। तो उसका सोर्स बोलते हैं, उसका सोर्स जोन बोलते हैं, उसका फोकल जोन भी बोलते हैं, वहीं पर फोकस है। सर, ये तमाम बातें तो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। अब जो मेरे मन में सवाल आया कि तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान हम करने में समर्थ हैं, ऐसा क्या है, भूकंप का पूर्वानुमान क्यों नहीं किया जा सकता है? पूर्वानुमान किया नहीं जा सकता ये नहीं मानते, किया जा सकता है तभी जब उसके होने वाले प्रक्रियाओं को मैं सही तरह से समझ पाए। आज से 100 वर्ष पहले नहीं, 50 वर्ष पहले डॉक्टर को यह पता नहीं था कि मनुष्य का हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है। जब उन्होंने ब्रेन के फंक्शनिंग और हार्ट के फंक्शनिंग को जान गए डॉक्टर सर्जन, तो आज ब्रेन का भी ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट करते हैं, और पहले नहीं कर पाते थे। तो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन या फोरकास्ट अभी तक प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो फिजिक्स इन्वॉल्व है इसमें, जिसका जनरेटिंग मैकेनिज्म है, वो बहुत ही कठिन एंड कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। जिसका डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे आपको कोई डायग्नोज करता है, बहुत सी चीज होता है, एक डॉक्टर कोई डायग्नोज कर दिया, हाँ आपको ये रोग है, उसकी दवा देता, आप सही हो जाते हो।
पृथ्वी के अंदर इतने पैरामीटर्स हैं जो मैं 10 पैरामीटर 100 पैरामीटर को मैं कहता हूं कि ये डायग्नोस्टिक है, कोई एक पैरामीटर है जो हम नहीं डिटेक्ट कर पाए, उसके चलते अर्थक्वेक हो गया। तो पूरे विश्व में इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं है। अर्थक्वेक का पूर्वानुमान हम ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में किया गया है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आज मैंने कुछ स्टडी किया और बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक पहले हुआ था एनर्जी से, कि सेस्मिक गैप का थ्योरी हिमालय में लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले हुआ था, बहुत एनर्जी एक जगह से जब निकल जाती है दूसरे जमता है तो ड्यू हो गया तो ये टूटेगा। तो हम लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करते हैं, इंडिया में भी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन किया गया है। लेकिन सर के लिए है। भूकंप के विनाश से बचने के पास के लिए जो विज्ञान के पास समाधान है उसके बारे में तो कुछ चर्चा की जा सकती है। आप देखिए जो सेस्मिक जोनेशन मैप बना वर्ल्ड का, ये पूरी जो है डिमार्केट करके बना कि कौन कहाँ प्लेट सबडक्ट करता है, कहाँ प्लेट कोलाइड करता है, कहाँ पर रीज है, कहाँ पर रिफ्ट है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और हेट्रोजिनिटी को मार्क करके एक हजार्ड मैप बनाया गया। अब आप ये कहिए कि अर्थक्वेक ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना स्टॉप कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, माने अर्थक्वेक को हम बंद भी नहीं कर सकते, अर्थक्वेक को हम फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। तो भाई जाए तो जाए कहाँ? आप देखिए कि जापान में 4 प्लेट सबडक्ट करता है। जी बिल्कुल, तभी हर समय वहाँ अर्थक्वेक आता है। उसका मिनिमम अर्थक्वेक 5.5 है जी, मिनिमम अर्थक्वेक। वहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट करता है, पैसिफिक सी प्लेट भी करता है, ओखोस्टक प्लेट भी करता है, फिलीपीन सी प्लेट भी करता है। तो इट वाज सिचुएटेड ऑन जक्सटापोजिशन ऑफ द 4 प्लेट्स। और हम जो है एक ही प्लेट में, नॉर्थ में इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन या म्यांमार के प्लेट के कोलिजन में हम तबाह हैं। लेकिन उसने क्या किया जापान ने एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया कि अर्थक्वेक को होने दीजिए, हम एक ऐसा अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अर्थक्वेक के शेकिंग को ही एटेन्यूएट कर दे, उसके एनर्जी को ही क्षय कर दे। जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बुलेट तो मार रहे हैं लेकिन वो ऐसा है कि उसको रिपेल कर दे रहा है, उसमें पेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई कि हम अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन बंद नहीं करेंगे, हम करते रहेंगे, मैकेनिज्म समझते रहेंगे। लेकिन इस बीच में सेफ्टी कैसे होगा? सेफ्टी तभी होगा जब मेरा ड्वेलिंग, मेरा स्ट्रक्चर, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थक्वेक के शेकिंग को विथ स्टैंड कर सके, उसको सहन कर सके और उसके एको कर सके। तो क्या हुआ, करने के लिए हम लोगों ने, पूरी सेस्मोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बनाने के लिए सेस्मोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल जो पूरी पैरामीटर जुगाड़ किए। और आपने देखा कि सेस्मिक जोनेशन मैप जो बना है, आप कहेंगे कि जोनेशन मैप बना इससे क्या है? जोनेशन मैप एक बड़ा क्रूड मैप है कि ये जोन 5 में है, ये जोन 4 में है, ये जोन 3 में है। लेकिन आप समझिए कि एक जोन को लीजिए, एक जोन में जो सारे बिल्डिंग के यदि एक ही डिजाइन हो, एक ही मटेरियल से बना हो, एक ही डिजाइनर हो, एक ही सारे प्रेफरेंडिया किया हो, एक ही मटेरियल लगाई हो, तो यदि अर्थक्वेक आता है तो सारे बिल्डिंग एक ही तरह डैमेज होना चाहिए। लेकिन उस जोन में होता नहीं है। इसका मतलब कुछ पैरामीटर इस जोन में है, सेस्मिक हजार्ड जोन में, जो कंप्रोमाइज किया गया है, जिसको हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि वो एटेन्यूएशन लॉस से बना दिया गया है कि जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी, शेकिंग इंटेंसिटी घटता जाएगा और डैमेज कम होता जाएगा। बट ये देखा गया है कि बहुत खराब बिल्डिंग, अर्थक्वेक जहां सोर्स है, जहां केंद्र है, वो बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया हुआ बिल्डिंग यदि हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, जैसे भुज में देखे होंगे, वो बिल्डिंग गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, जिस फाउंडेशन जिस पर बिल्डिंग खड़ा है, उस सॉइल का बिहेवियर अलग अलग है। तो इसके लिए सेस्मोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल पैरामीटर से जोन को जोनिफाई करना, जोन के अंदर सर्वे करना, और उसके एकदम मीटर स्केल में कि यदि अर्थक्वेक आएगा तो इस बिल्डिंग के ये कॉर्नर कैसे गिरेगा, वो कॉर्नर कैसे गिरेगा, ये सेंटर में कैसे डैमेज होगा, माने प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ द डैमेज पैटर्न, उसको जो स्टडी करके एक रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है कि उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी से न मैच करे, रेजोनेंस ना हो, बिल्डिंग न गिरे। इसके लिए सेस्मिक माइक्रोजोनेशन करके जापान ने पहले बुलेट ट्रेन बनाने का पूरी फाउंडेशन बना चुका है जापान। और आप देखे होंगे कि 2011 में 11 मार्च को जो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 9 था, जो कि जापान के इतिहास में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड था जी। एक भी बिल्डिंग सेंडाई सिटी का नहीं गिरा। इट प्रूव्स दैट कि जो सेस्मोलॉजिस्ट है वो रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग बना चुके हैं, और इंडिया भी यही कर रहा है। जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो इंडिया का सेस्मोलॉजी का एक नोडल एजेंसी है, NCS, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हम प्रत्येक, माने कुछ सिटी हम लिए हैं जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा हो, 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा हो, जो जोन 3 और 4 में पड़ते हो, उस जोन को जोनिफाई करके इनपुट जनरेट करिए जो बिल्डिंग डिजाइन कोड में यूज करे, BIS करे। यानी आपकी बातों से ये तो पता चल रहा है सर कि आप जैसे भूकंप विज्ञानियों ने
जो अध्ययन के आधार पर तय किया है कि ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। हाँ। अब उसका पालन करें अगर नागरिक अच्छे ढंग से, तो हम भूकंप तो आएगा लेकिन उसका विनाश से बच सकते हैं। सर, आपने चर्चा की सुनामी की, मुझे जैसा रिसर्च में कर रहा था आपके ऊपर, तो पता चला 2004 में आप GSI प्रोजेक्ट के हेड थे जिस समय सुनामी आई हुई थी। उस समय की कोई ऐसी घटना आप बताना चाहें? बहुत यादगार है एक्चुअली। सुनामी जेनिक अर्थक्वेक जो अंडमान में आया, उसमें मैंने रिसर्च भी किया, उसी के ऊपर मुझे नेशनल मिनरल अवार्ड भी मिला जी। मेरे और मेरे टीम को। एक्चुअली जब हम लोग 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया और मैं अप्रैल 2004 में इंडिया लौटा था जापान से अपना PhD और DSc करके। तो जब मैं वहाँ से आया तो एक प्रोजेक्ट मैंने लिखा GSI में कि मैं अंडमान निकोबार को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। ये घटना है मई 2004 की और सेस्मोलॉजिकल सेटिंग है वो जापान से मिलता जुलता है क्योंकि समुद्र में है, सबडक्शन प्रोसेस है, मैं इसको करना चाहता हूँ। तो GSI ने पास कर दिया उसको करने के लिए। लेकिन हमारा फील्ड सीजन शुरू होता है दिसंबर से जी। तो दिसंबर से फील्ड सीजन की तैयारी हो रही थी, दिसंबर और जनवरी से। तो देखा गया कि 26 दिसंबर को अर्थक्वेक वहाँ आया, भयंकर अर्थक्वेक आया। ये सोर्स इसका नॉर्थ सुमात्रा में है, लेकिन उसकी रप्चर जो लेंथ है वो टुवर्ड्स द अंडमान निकोबार दिगलीपुर तक था। 1200 किलोमीटर का रप्चर लेंथ। माने रप्चर लेंथ का मतलब है कि जो अर्थक्वेक हुआ उसका वेव प्रोपगेट किया इंडिया की तरफ, अंडमान की तरफ, और मासिव डिजास्टर्स। जब हम लोग वहां पहुंचे 5 जनवरी को, क्योंकि वहां पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर रिहेबिलिटेशन सारी टीम लगी हुई थी करने के लिए, तो साइंटिस्ट को लिए कोई साधन भी नहीं था कि कोई जाए। जब हम लोग पहुंचे वहां, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि सब कुछ बीत गया तब आप आए हैं। मैंने बोला सर अभी कुछ बीता नहीं है, अभी तो मेन शॉक हुआ है। ये आफ्टर शॉक जो चल रहे हैं, ये जो पब्लिक में पैनिक है, इसको हमें करने दीजिए, देन वी एबल टू डू दैट कि कैसे स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, कैसे स्ट्रेन हो रहा है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा के घर घर गया, 3 आदमी थे, हम लोग बैरन तक गए और हमने ये भी कहा कि इस तरह से जब अर्थक्वेक छोटा छोटा आएगा तो बैरन में इरप्शन होगा, बैरन भलकोनो फटेगा, लेकिन ये अर्थक्वेक कैसे प्रीमेच्योर, वो भी हुआ। जुलाई में बैरन भी फटा। हमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया। भारत सरकार ने हमारे टीम को जो है मिनरल अवार्ड से नवाजा, हमारे DG GSI को एप्रिसिएशन लेटर दिया। और ये सबसे बड़ी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट कि मैंने एक ट्रॉमा में रहने वाले लोग को सबको एक आश्वस्त करके उनको खुशहाली दी, और लोग को जो कहे वो सच्चा सत्य था। बहुत बढ़िया सर। ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि विश्व स्तरीय जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं भूकंप को लेकर के, मापने को लेकर के, इसके विनाश से बचाने को लेकर के, इस मामले में भारत की क्या स्थिति है, नंबर 1। नंबर 2 कि चूँकि आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से कैसी कैसी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए, इसके बारे में भी संक्षेप में बताएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थक्वेक का एक नोडल सेंटर है जिसका NCS एग्जीक्यूट करता है, अटैच्ड ऑफिस है। तो अर्थक्वेक की पूरी मॉनिटरिंग करना, उसके डाटा एक्विजिशन करना, डाटा डिसेमिनेट करना, लोगों को देना रिसर्च के लिए, और उस पर मॉडल करना, रिसर्च करना, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मैंडेट है। इसके बाद के पृथ्वी विज्ञान एक नोडल एजेंसी है जो कि सेस्मिक माइक्रोजोनेशन जो कर रही है बहुत से स्ट्रेटेजिक सिटी का, जो हम इनपुट जनरेट करके डिजाइनर को, बिल्डिंग प्लानर को हम देते हैं, जो NDMA के थ्रू, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, BIS है, वहाँ पर हम करते हैं। और हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, स्कूल के बच्चों आते हैं प्रत्येक साल, हम उसको भी बताते हैं, पढ़ाते हैं कि सेस्मोलॉजी में क्या है। प्लस हम कोलैबोरेटिव रिसर्च भी करते हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़ा है रिसर्च में। जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है अर्थ साइंस में अभी पूरी जो कंट्री का जो मैंने ये है उसमें 2 नंबर, मैंने कि दूसरा नंबर पर है। पहला जो आपका स्पेस साइंस, अर्थ साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस जो रिसर्च हो रहा है, इसमें इसरो है क्योंकि उसका अपना सैटेलाइट डाटा करते हैं। दूसरा नंबर पर हम 2017 से लेकर अभी तक दूसरा पोजीशन पर हम हैं, MOES। सोचिए MOES एक मिनिस्ट्रियल ऑफिस होते हुए भी हमने रिसर्च काफी प्रोग्रेस किया है और रिसर्च को हमने बढ़ावा दिया। रिसर्च को फंडिंग हम देते हैं, बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, छोटे छोटे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, पायलट प्रोजेक्ट को हम फंड करते हैं, $1 बिलियन का हम फंड देते हैं उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। तो एक रिसर्च को प्रमोट करना, फंडिंग करना, रिसर्च करवा के आउटपुट जनरेट करवाना और ये करना एक बहुत ही अच्छा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि हमने IIC बंगलोर को भी MTech कोर्स चलाने के लिए फंडिंग की। हमने जियो क्रोनोलॉजी नेशनल फैसिलिटी बना रहा है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के साथ, IU का जो DST का सेंटर है। बहुत हमारा कोलैबोरेटिव है, हमारे बहुत से प्रोग्राम, अप्रेजल, मॉनिटरिंग कमेटी चलती है जिसके बहुत से माने जाने प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स उसके मेंबर होते हैं। रिगरस रिव्यू होती है, प्रोजेक्ट जो सबमिट करते हैं उसको फंड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पेपर निकलते हैं, काफ़ी अच्छा है। और हम लोग
इंटरनेशनली भी मेंबर हैं, IODP का मेंबर है, ISC का इंटरनेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर का भी मेंबर है, इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम का भी मेंबर हैं, तो सारे ICDP भी है जो ड्रिलिंग प्रोग्राम चल रहा है। बहुत उल्लेखनीय कार्य हो रहा है विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थक्वेक के न्यूक्लिएशन मैकेनिज्म जानने के लिए बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर बनाया है कराड़ में, जो कि BGRL नाम जाता है, बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। उसे हम पृथ्वी को 7 किलोमीटर पर हम ड्रिल करके देखते हैं कि वहां के अर्थक्वेक का क्या कारण है। जो कराड़ में अर्थक्वेक जो हुआ था, कोयना में अर्थक्वेक 1967 में हुआ है, अभी भी अर्थक्वेक चल रहा है। ये बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यदि ये सक्सेस होता है तो वर्ल्ड को हम एक मंत्र देंगे कि अर्थक्वेक न्यूक्लिएशन इंट्राप्लेट में कैसे हो रहा है। अब आप बजट के रूप में भी देखेंगे तो हम अमेरिका से और जापान से थोड़ा पीछे हैं जी, क्योंकि 2019 में हमने 1.6 बिलियन US$ खर्चा किया था अपना इस पूरी रिसर्च में, अर्थ साइंस में। फिर 1.5 किया, 1.2 मैंने 1.2 से लेकर 1.6 US$ हमने खर्चा किया 2019, 20, 21 तक। अभी हमने जो अलॉट किया है ये काफ़ी इंप्रेसिव है इंडिया के लिए। और साइंस में रिसर्च करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट पैसा के लिए कोई कंस्टेंट नहीं है, काफ़ी योजनाएं भी हैं, काफ़ी जो है फ्रीडम है, नई नई टेक्नोलॉजी काम करने का है और अच्छा काम इस क्षेत्र में अगर कोई करियर अपना बनाना चाहे उसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि यही एक सेस्मोलॉजी, अर्थ साइंस है, जियोफिजिक्स है जो चैलेंजिंग है जी। अर्थ को यदि हमें सस्टेनेबल रखना है, अर्थ को यदि बचाना है, तो उसके मैकेनिज्म को जानने के लिए आपको अर्थ साइंटिस्ट चाहिए जी, आपको एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट चाहिए, आपको अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट चाहिए, जिसमें कि आपका अर्थ का पृथ्वी भी आती है, पृथ्वी के नीचे का भी पोर्शन आता है, ओशन भी आता है, पोलर रीजन भी आता है, सारे में आपको ये एक अर्थ सिस्टम साइंस है। जब पृथ्वी है तो सारा चीज है, हर चीज का ये रिसर्च अभी चल रहा है, तो इसमें करियर काफी है अर्थ साइंस में। कहाँ दाखिला लेना पड़ेगा, किस तरह का स्ट्रीम? देखिए अभी काफी IIT जो है अर्थ साइंस का है, जैसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT ISM धनबाद, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर जियो साइंसेस का, एटमॉस्फेरिक का भी IIT दिल्ली, सो अर्थक्वेक का भी आपका IIT रुड़की। देयर आर द मेनी गुड इंस्टीट्यूशन देयर, इवन द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट लेवल, ये भी अच्छा ये कर रहे हैं। बहुत से NGRI में हमारे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसका रिक्रूटमेंट करते हैं। जियोफिजिक्स का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुड टेकर है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा जियोफिजिक्स का ग्रुप है जो जियोलॉजिस्ट के साथ काम करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे ईच एंड एवरी इंच जो है इसका इंक्रोचमेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भी सारे कंट्री में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हमेशा साइंटिस्ट का, डिफरेंट तबके के लोग का, जियो साइंटिस्ट का, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट का, क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट का, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। एक चलते चलते आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आप नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं, आपका लीडरशिप मंत्र अगर पूछें तो क्या है? देखिए लीडरशिप तो नहीं होता, मैं बहुत ही ये हूँ, लेकिन मेरा जो एक मानना है कि नॉलेज इज ए पावर। यदि आप लीडर हैं तो आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। आप नॉलेजेबल हो सब्जेक्ट का, नॉलेजेबल हो अपने सराउंडिंग का, अपने लोगों के कल्चर का, लोगों के सेंटिमेंट का, ये आपकी पूरी ज्ञान होनी चाहिए कि आप किसको लीड करने जा रहे हैं, क्या लीड करने जा रहे हैं, और आपका क्या अचीवमेंट होना है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा नॉलेज पहला एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि मुझे लीडर ही नहीं बनना है, मुझे सबके साथ काम करने का, मींस टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम में रह के काम करना और टीम में रह के काम करवाना और टीम के साथ कंट्रीब्यूट करना ज्वाइंटली। बहुत सो दिस वाज देयर। थर्ड इज द डिसिप्लिन के साथ काम हो, जो रूल रेगुलेशन मान के काम करें। ये नहीं कि मैं कुछ भी किया, हमको ये करना है तो कुछ भी किया, ये सस्टेनेबल नहीं होता। चौथा जो है मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम कि जब जहां हम काम कर रहे हैं वहां की एटमॉस्फेयर बहुत कंजेनियल हो, मीन्स देयर इज नो कमोशन, पीपल शुड बी फ्री। तो जो लीडर जो होगा वो शुड बी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, एज ए रोल मॉडल। द पीपल आपको इज्जत करेंगे, काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ। ये 3-4 मेरा चीज है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, मेरा टीम स्पिरिट, मेरा नॉलेजेबल होना द सराउंडिंग से, और मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट, कंजेनियल इन्वायरमेंट, ये मैं करता हूँ। और सार्क का भी मैंने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का डायरेक्टर रहा, सार्क में साउथ एशिया का मैंने हेड भी रहा, मैंने पाकिस्तान के साथ भी काम किया, मालदीव के साथ काम किया, सारे 8 कंट्री को लेकर काम किया, और हमारे कंट्री के सपोर्ट रहे। हम कंट्री का डायरेक्टर के रूप में, हेड के रूप में काम किया। काफ़ी अप्रिसिएशन मिला इंडिया को, हमें लोग आने नहीं दे रहे थे जब मेरा टेन्योर कंप्लीट हो रहा था। तो यही अचीवमेंट है। कोई काम करने में, टीम में, मेंबर में कोई अपना
बायस नहीं होना चाहिए जी, बहुत सब हमारे लिए समान है। बहुत कुछ आपने बताया और अब हमारे विज्ञान की बात कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। सर, चलते चलते आप हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? देखिए, मैं भगवान कृष्ण का जो अर्जुन जी को दिया हुआ एक संवाद बोलना चाहूँगा जो विज्ञान से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा है अर्जुन जी को कि मैंने तुमको इतना दिन से ज्ञान दे रहा हूँ, अब इस ज्ञान को तुम विज्ञान में परिणत करो। क्या बात! तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्युते योगी समलोष्टास्म कांचन। यदि आप ज्ञान हो गया और विज्ञान में परिणत करोगे, मतलब एक्शन में लाओगे, जो कह रहा हूँ वही विज्ञान है। यदि एक्सपेरिमेंटल ज्ञान का कर दिया वही विज्ञान है। तो हम सब कुछ सुनते करते आ रहे हैं, इसको विज्ञान में परिणत करेंगे। और विज्ञान और ज्ञान से जब आदमी युक्त हो जाता है तो वो योगी की तरह हो जाता है। उसके नज़र में लोहा, पत्थर, सोना, चांदी सब बराबर होता है। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा आज हमको बहुत कुछ बता गए, पृथ्वी के रहस्यों को उजागर किया उन्होंने, भूकंप क्यों आता है हमें बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि एक लीडर को एक नॉलेजेबल होने के साथ ही हम्बल भी होना चाहिए, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण डॉक्टर ओपी मिश्रा जी हैं। विज्ञान की बात की कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और वैज्ञानिक शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।